नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर का एक मुख्तसर दौरा किया और आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक इंतहाई अहम इजलास की सदारत की। इस इजलास के मुतालिक इतलात ये हैं कि वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर को भी इस इजलास में खसूसी तौर पर मदऊ किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्च में जो बल्दियाती इंतखाबात करवाने जा रही है उसमें लाहौर की जो लॉर्ड मेयर की पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा कॉवेटेड पोजीशन है। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें मियां महमूदुर रशीद का नाम लिया जा रहा है, हम्माद अज़हर का नाम लिया जा रहा है, नासिर सलमान का और वलीद इकबाल का भी नाम लिया जा रहा है। लेकिन मियां महमूदुर रशीद ने आज हसन खावर के साथ बैठकर ये माजरत कर ली कि मैं इस रेस में शरीक नहीं हूं। पीछे 3 नाम बाकी रह जाते हैं, वलीद इकबाल, नासिर सलमान और हम्माद अज़हर। वलीद इकबाल अल्लामा इकबाल के पोते हैं, नासिर सलमान इस वक्त वज़ीर आला शिकायत सेल के इंचार्ज हैं और एक खासे मुतमव्वल बिजनेसमैन है, जबकि जो पार्टी कारकुनों की अक्सरियत है इत्तलात के मुताबिक वो हम्माद अज़हर को लॉर्ड मेयर लाहौर के तौर पर मुंतखब करवाना चाहती है। हम्माद अज़हर साहब मियां मोहम्मद अज़हर के साहबजादे हैं, जो कि साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं। और हम्माद अज़हर, वलीद इकबाल और नासिर सलमान में एक बात कॉमन है कि ये तीनों गरीब लोग नहीं हैं, ये तीनों अशराफिया के नुमाइंदे हैं। हम्माद अज़हर साहब एचएसएन कॉलेज के पढ़े हुए हैं और उससे पहले पिछले 3 साल की गवर्नमेंट में वो वजीर कॉमर्स रह चुके हैं। उसके बाद उन्हें वजीर खजाना का कलमदान सौंपा गया और आजकल वो वजीर तवानाई है। और इन तीनों वजारतों में उनकी कारकर्दगी इतनी मुतासिर को नहीं है और अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें लाहौर का लॉर्ड मेयर मुंतखब करवाया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग इन इंतखाबात में कहां खड़ी होगी? क्या मौजूदा मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद साहब अपनी इस पोजीशन को डिफेंड कर पाएंगे? ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है पॉलिटिक्स के तालिब इल्म के लिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद साहब, मेयर लाहौर हैं और रहनुमा PMLN के। मुबश्शिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुबश्शिर साहब से इस वक्त हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। सूरत हाल यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुन हैं वो इस वक्त बहुत पुरजोश हैं आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। और ये इंदिया भी दिया जा रहा है, हसन खावर की जानिब से भी ये कहा गया है कि पंजाब के अंदर 5 ऐसी बॉडीज़ बनाई जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा मकामी हुकूमतों को तक़वियत देंगी। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आने वाले पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर और ख़ास तौर पर इस सवाल के ऊपर कि आइंदा लाहौर का लॉर्ड मेयर कौन हो सकता है। इस वक्त जो मौजूदा मेयर हैं लाहौर के, उनका ताल्लुक PMLN से है। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं और हमें स्काइप पर ज्वाइन किया मोहतरम अवैस भट्टी ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों को वेलकम टू द शो। मुबश्शिर जावेद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। मुबश्शिर जावेद साहब, जिस तरह से सितंबर के महीने में नून लीग ने बहुत सारे सियासी तज्जियाकारों को हैरान किया था कैंटोनमेंट के इंतखाबात में अपनी कारकर्दगी से, क्या आइंदा आने वाले इंतखाबात में नून लीग कोई सरप्राइज दे सकती है? क्योंकि देखा यही गया है कि हमेशा जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है बल्दियाती सेटअप भी उसी का आगे आता है। क्या आप अपनी मेयर के तौर पर पोजीशन को रिटेन करने के लिए रियलिस्टिकली पुरुम्मीद हैं मुबश्शिर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है जी, आपने कैंट बोर्ड्स का नाम लिया। लाहौर कैंट बोर्ड को हमने क्लीन स्वीप किया। बाकी भी जो मुख्तलिफ कैंटोनमेंट्स हैं वहाँ जो हुकूमतें बनी हैं वो हमारी हैं। उसके बाद NA 133 में आपने देख लिया कि ये भाग गए, ये जो मर्जी कहें टेक्निकली नॉकआउट हुए हैं। कभी एक पॉलिटिकल वर्कर जो है जब वो काउंसलर से लेके MNA तक का पेपर्स भरता है तो वो इस तरह की जो चीजें होती हैं कि वो वोटर है उस इलाके का या नहीं, ये सबसे पहले इलेक्शन कमीशन से एक चिट ली जाती है, एक सर्टिफिकेट लिया जाता है। ठीक हो गया जी, तो वो जाहिर है उन्होंने ली होगी, उसी वक्त पता चल जाना चाहिए था। तो वो सरप्राइज भी छोड़ें आप। इसके बाद NA 133 भी आप ले लें। अब इसके बाद जो है ना जी, ये जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं अभी तो हम अपने कोर्ट्स में हैं और परसों इन्होंने हमारे खौफ से एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया है और उस ऑर्डिनेंस में आप इमेजिन करेंगे, इनके डर का हाल देखें कि 31 दिसंबर को एट द फेस हमारा टाइम खत्म हो रहा है, गो के हम कोर्ट्स में हैं। और इन्होंने जो फिर सेक्शन 3 इसमें 2021 के लोकल बॉडीज के जो लोकल गवर्नमेंट के जो रूल्स ऑर्डिनेंस बनाया है
उसके सेक्शन 3 में ये लिखा है कि पहली तारीख को ये सारी लोकल गवर्नमेंट्स डिसॉल्व हो जाएंगी। ओ भाई, हम तो 31 दिसंबर को अपना टाइम पूरा कर रहे हैं। कोर्ट में केसेस हैं जिसमें हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो वेस्टेड टाइम है वो हमें वापस दिया जाए। तो फिर आप मुबशिर साहब बहुत बहुत अच्छा इब्तदाइया आपने दिया है। एक सवाल का छोटा जवाब दीजिएगा, फिर मैं अवैस को भी शामिल गुफ्तगू करके वापस आपके पास आऊंगा। मुबशिर जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि अगर हम्माद अजहर का नाम लिया जा रहा है कि वो वफाकी वजीर के ओहदे से उनको लॉर्ड मेयर बनाया जाए, मियाँ अजहर के वो साहबजादे हैं, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सीट को जीतने के लिए कितनी ज्यादा पुरुम्मीद है? और आपको लगता है मुबशिर साहब कि आप अपनी पार्टी की नॉमिनेशन इस सीट के लिए दोबारा से हासिल कर पाएंगे? देखें जी, मुझे इन चीजों का कुछ पता नहीं है। जो पार्टी फैसला करती है वो बेहतरीन अवामी मुफाद में करती है और वो देखती है कि हमने किस तरह का कैंडिडेट मैदान में उतारना है। अभी पहले इनको तो फाइनल होने दें, बाकी जो हमारी पार्टी फैसला करेगी इंशाअल्लाह ताला। हमने कैंट इलेक्शन में जो लाहौर में देखा आपने, वो आपने भी देखा, NA 133 में देखा, वो भी देखा है। तो इनको तो बड़ी जल्दी है ना। मुबशिर साहब, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि हमारे साथ ही फोन लाइन पर रहिएगा। ओवैस, जिस तरह से मुबशिर साहब ने हवाला दिया कैंटोनमेंट इंतखाबात का, जिसमें नून लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में क्लीन स्वीप किया, NA 133 में पाकिस्तान PMLN ने कामयाबी हासिल की, आप क्या समझते हैं कि ये अवाम का गम गुस्सा था महंगाई के खिलाफ, इन्फ्लेशन के खिलाफ, और आप आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में किसको लॉर्ड मेयर देख रहे हैं? ओवैस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि मुझे आपने ये जो बल्दियात का टॉपिक है इसके ऊपर बुलाया बोलने के लिए। और मैं सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये बताता जाऊं कि मेरे भाई बार बार जिक्र कर रहे थे अपनी कामयाबी के NA 133 के अंदर। इनको कुछ ख्याल करना चाहिए कि NA 133 के अंदर जिन कोर्ट्स का ये जिक्र कर रहे हैं, जिन कोर्ट्स के अंदर ये कह रहे हैं कि इनकी अपनी कल पिटीशन लगी हुई है, उन्हीं कोर्ट्स के थ्रू, देखिए मैं इसको टेक्निकल नॉकआउट कहूंगा। अगर एक बंदा वहां से, आपने खुद देखा जमशेद इकबाल चीमा साहब जिस स्पीड से उन्होंने इलेक्शन स्टार्ट किया था, वो अगर टेक्निकल नॉकआउट ना होते, इन्हीं कोर्ट से डिस्क्वालिफिकेशन हुई है ना, उनके पेपर रिजेक्ट हुए। वैसे आपकी बात वेल टेकन है कि वो एक टेक्निकल नॉकआउट था, लेकिन सितंबर के महीने में जो कैंटोनमेंट में बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अगर हमें शिकस्त हुई, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन आप इस चीज को रिलेट इस चीज से ना कीजिए कि हमारी गवर्नमेंट इतनी, हमारी जो गवर्नमेंट अभी बल्दियात का जब इलेक्शन आएगा, देखिए एक जनरल बॉडीज जब होते हैं, जनरल इलेक्शन जब होता है, उसमें हालात कुछ होते हैं। कंटोनमेंट का इलेक्शन बिल्कुल हम लोग हमारी जो मैं तो ये कहूंगा हमारे जो कैंडिडेट वेल मैनेज नहीं थे, उनका ये गलतियां जरूर हैं जिसको इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये गलतियां ओवैस दोबारा भी तो हो सकती है ना। देखिए अब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग इकट्ठे होके यूनाइट होके इन चीजों का जब हमारा बल्दियात आएगा। एक छोटी सी बात बताइएगा, फिर मैं वापस मुबशिर साहब के पास जाऊंगा कि हम्माद अजहर साहब का नाम लिया जा रहा है, नासिर सलमान का नाम लिया जा रहा है, वलीद इकबाल का नाम लिया जा रहा है। लाहौर के लॉर्ड मेयर के तौर पर आपने एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास को क्यों मुंतखब किया, एक आम आदमी को क्यों नहीं मुंतखब किया आपने ओवैस भट्टी? देखिए ये जो आप बात करेंगे कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास को हम लोग करें, बिल्कुल ऐसी बात कोई नहीं है। वलीद इकबाल का अगर आप नाम लेते हैं, वलीद इकबाल देखिए उनकी हिस्ट्री देखिए, अल्लामा इकबाल के पोते हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। हमारी तो देखिए पार्टी का नहीं, जिसका मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के ऊपर 8 केनाल का घर हो, वो एक आम आदमी नहीं है। ओवैस, जिसका मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के ऊपर 8 केनाल का घर हो, वो एक आम आदमी नहीं है। वो एक आम आदमी के दुख का अंदाजा कैसे कर सकता है? देखिए अगर हमारे तो यहाँ पे ऐसे लीडर्स मौजूद हैं। आप तो एक 8 केनाल की बात करें जिनके महल्लात बाहरों हैं, बाहर बैठे पीपल्स पार्टी का देखो सरे महल वाले लोग हैं। अगर आप उसके बाद देखते हैं नून लीग को देखते हैं, वो तो बाहर की पार्टीज के लोग हैं, बाहर का पैसा है उनके पास, बाहर उनकी जायदाद है। आप इस चीज को प्लीज इन चीजों से रिलेट मत कीजिए। ओवैस, मैं वापस आपके पास आऊंगा। मुबशिर जावेद साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हम स्टिल कोर्ट्स में हैं, 31 दिसंबर तक हमारा वक्त है, और जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत 1 जनवरी को ये मकामी हुकूमतें डिसॉल्व हो जाएंगी। तो इस वक्त आपकी जो कोर्ट में प्रेजेंस है उसका मकसद क्या है, आपकी प्ली क्या है, और इस कशमकश में क्या लोगों का नुकसान नहीं होगा? मुबशिर जावेद साहब, नहीं जी, ये कशमकश जो है ये कानूनी है। हम कानूनी तौर पर हमने केस जीता कि जी हमें गैर कानूनी तौर पर इन्होंने डिसॉल्व किया, ठीक है, PTI की हुकूमत ने।
और हमारे 30 महीने जाया हुए। और अब जब एक गलती जो है वो इलीगल एक काम जो इन्होंने किया था, पीटीआई की हुकूमत ने हमारी लोकल गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया था, जब उसको ये इलीगल एक्ट करार दे दिया गया कि 2019 का जो लोकल बॉडीज एक्ट है उसका जो सेक्शन 3 है, दैट वाज अल्ट्रा वायरिस, यानी कि आईने पाकिस्तान से मुतसादिम है। तो मीनिंग देयर बाय कि इन्होंने हमें गलत तोड़ा। लेकिन मुबश्शिर जावेद साहब, इसका हल तो हुकूमत ने निकाल लिया हुआ है कि हुकूमत भी कानून का मुकाबला कानून से करती है। चेयरमैन नैब की तकर्री के ऊपर उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाल लिया, इस्तीफा भी उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाल लिया। अगर वो एक ऑर्डिनेंस निकाल लेंगे तो उसकी लीगल पोजीशन भी तो अपनी जगह मुसल्लिमा होगी ना मुबश्शिर साहब। ये तारीख है कि ऑर्डिनेंस हुकूमतें उस वक्त निकालती हैं जब कोर्ट में केस होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अटॉर्नी जनरल कह दे कि हम ये बैटल लीगली हार जाएंगे, तो उस वक्त इस तरह की जो हुकूमतें, कमजोर हुकूमतें होती हैं, वो ऑर्डिनेंस पर गुजारा करती हैं। देखे परसों इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला है, सुबह इन्होंने पंजाब असेंबली का इजलास बुला लिया है। तो क्या यही जो ऑर्डिनेंस है, यही जो बिल है, तो ये सुबह पंजाब असेंबली में आपकी बात बिल्कुल ठीक है मुबश्शिर जावेद साहब। अगर कोर्ट आपके हक में फैसला दे देती है और अगले दिन ऑर्डिनेंस जो है स्टैंड करता है अपनी वैलिडिटी के अंदर, तो उससे आपका मकसद तो फिर हल नहीं होगा। आप एक कार्य ला हासिल के पीछे भाग रहे हैं ना मुबश्शिर साहब। फिर नहीं जी, देखें ये जो ऑर्डिनेंस निकला है ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 140 के तहत सुपरमेसी ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स को मानते हुए हमें बहाल किया है। इन्होंने जो 140 है उसको चैलेंज किया है, वो इसलिए कि अगर हम बहाल हो जाते हैं, कोर्ट्स हमें एक्सटेंशन दे देती हैं, तो ये कह रहे हैं कि जी पहले। और वो एक्सटेंशन कितनी मुद्दत के लिए आपने डिमांड की है मुबश्शिर जावेद साहब? जी ये हमारे 30 महीने उन्होंने जाया किए हैं, जो कि इलीगल करार दे दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो इतने में तो 2023 के आम इंतखाबात आ जाएंगे। आपको लगता है मुबश्शिर जावेद साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये काबिल कबूल होगा और वो इसको क्रश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे? तो जो जिधर भी वो जाएंगे, अगर हमें बहाल रखा जाता है, हमारा जो इलीगली इन्होंने हमारा टाइम जाया किया है उसको वी विल कंटिन्यू, चाहे जनरल इलेक्शंस आ जाएं, चाहे जो मर्जी हो, या तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट को कह देंगे हम आपको नहीं मानते। और इन्होंने ये ऑलरेडी किया है पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में। इन्होंने ये कहा, मेरी बात सुन लीजिए, इन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको बहाल किया है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू इम्प्लीमेंट ऑन द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ऑनरेबल जो कोर्ट थी उन्होंने इनके वकला को कहा, एडवोकेट जनरल को, कि जनाब ये आप क्या लिख रहे हैं, ये तो आप सुसाइडल मिशन की तरफ जा रहे हैं। और उस एडवाइस के ऊपर इन्होंने वो नोट वापस लिया और उस नोट को गो के वो वापस ले लिया। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आज ही इनको बहाल किया जाए। ये है बात 15 अक्टूबर की। और उसके बाद इन्होंने सही लेटर नहीं निकाला, तो 20 अक्टूबर को जो इनका नुमाइंदा है चीफ सेक्रेटरी पंजाब, उसको नहीं डांट पड़ी, वो हुकूमत पंजाब को डांट पड़ी थी। मैं मुबश्शिर साहब ये जो लीगल एस्पेक्ट है, बिल्कुल आपने सही इसको एक्सप्लेन किया है। अफजाल तालिब साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, बल्दियाती उमूर के माहिर समझे जाते हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार हैं। अफजाल साहब वेलकम टू द शो। मुबश्शिर जावेद साहब की बातें आपने सुनी। इस वक्त अवैस भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त एक लीगल बैटल मुबश्शिर जावेद साहब कोर्ट में परसू कर रहे हैं। वो तो अपनी जगह पर उनकी प्ली भी ठीक है कि इतने अरसे उन्हें काम नहीं करने दिया गया, लेकिन आइंदा अगर इंतखाबात होते हैं, बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, तो अफजाल साहब आपको लगता है रियलिस्टिकली स्पीकिंग लेवल प्लेइंग ग्राउंड होगा और नून लीग जो है अपनी पोजीशन मेंटेन कर पाएगी लाहौर के अंदर, अगर इंतखाबात में किसी किस्म की गायबाना इंटरवेंशन नहीं होती है? अफजाल साहब देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि चूंकि अब बल्दियाती इलेक्शन जो है नेचुरली बात है, जब 2.5-3 साल जो गुजर गए, तो फिर जो है मौजूदा हुकूमत जो है वो शायद बल्दियाती इलेक्शन करवाने के हवाले से संजीदा नज़र नहीं आई। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कर्नल मुबश्शिर समेत पंजाब भर के जितने भी नाज़मीन हैं उन्होंने बेहतरीन एफर्ट की, सुप्रीम कोर्ट तक केस ले गए और नो डाउट उनके हक में फैसला हुआ। तो ये क्रेडिट गोज़ टू जो है कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद साहब और उनकी पूरी टीम को जाता है। अब बात यह कि चूँकि इस इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से तो नेचुरली बात है हुकूमत पंजाब को और सेक्रेटरी बल्दियात को इस हवाले से सुबकी हुई उनकी,
और उनके ही काम की रोशनी में अब ये जो अभी उनको इख्तियारात मिले हैं तो जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। अब जिस 27 दिसंबर को इनका उस अंदाज से टर्नओवर खत्म हो रहा है, तो इनका ये क्लेम है कि जो जितना पीरियड गुजर चुका है उस पर हमें भाग किया जाए। ये तो बात कर ली, मुबशिर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये क्लेम स्टे नहीं करता, अगर आइंदा बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो नून लीग क्या लाहौर में और पंजाब में अपनी जो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन है उसे डिफेंड कर पाएगी अफजाल साहब? नहीं, एक्चुअली बात यह है कि देखें, नो डाउट लाहौर में जो है वो नून लीग का किला तस्वर किया जाता है, और बाकी बिग सिटी जितनी भी पंजाब के वहाँ नून लीग की बेहतर सिचुएशन है, बेहतर पोजीशन में है। लेकिन अब आप भी ने भी सारी, हमने भी गुज़श्ता 20-25-30 साल होने वाले हैं इस जर्नलिज्म को देखा, और लोगों को देखा कि लोग जो हैं ज़्यादातर वो अपॉर्चुनिस्ट से ज़्यादा होते हैं, जिस तरफ वो लोग होते हैं उस तरह टिल्ड होते हैं। अभी जो हमारी इत्तला है उसके मुताबिक यह है कि फ़र्ज़ करें अगर 27 दिसंबर को इनका ट्रेनर ख़त्म होता है, चूँकि गवर्नमेंट ने जितने भी अमेंडमेंट्स किए हैं, बोर्ड्स के जो क्या नाम है, कबीना ने जो सारे काम किए उसके मुताबिक वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। और प्राइम मिनिस्टर के लास्ट जो कल जो आए थे उसमें भी ये तैयार है कि इलेक्शन करवा देने उन्होंने, और सारा सिस्टम बन गया। उस टर्न्योर में जितना अर्सा गुजरेगा, नेचुरली बात है सियासी तौर पे या अफसर एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा, उन लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा, तंजीम साजी भी वो करने के लिए तैयार है, पीपल्स पार्टी भी तंजीम साजी कर रही है, ताकि उस तरीके से अगर पेपर। लेकिन कैंटोनमेंट इंतखाबात में तो नून लीग ने जीता था लाहौर से, इसमें शक ही कोई नहीं। ना सिर्फ यहाँ पे, इवन पिंडी में भी, इवन मुल्तान में भी, इतने बड़े शहरों में नून लीग ने वाज़ेह अक्सियत हासिल की। मैं वापस आपके पास आऊंगा। उवैस भट्टी साहब, आपके पास क्या इत्तलात है कि कब तक लॉर्ड मेयर लाहौर के लिए नाम फाइनलाइज कर लिया जाएगा? और हमाद अजहर साहब अगर उन्हें मुंतखब किया जाता है तो वो पहले वजीर कॉमर्स के तौर पर परफॉर्म नहीं कर सके 3 साल में, वजीर ख़जाना के तौर पर परफॉर्म नहीं कर सके, वजीर तवानाई के तौर पर उनका ये हाल है कि वो गैस की जो उन्होंने लोड शेडिंग के औकात दिए थे वो खुद भी भूल चुके हैं, तो वो क्या लॉर्ड मेयर के तौर पर परफॉर्म कर पाएंगे, जो एक बहुत मुश्किल टास्क है? उवैस, देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं कि कब तक डिसाइड कर दी जाए, लेकिन ये पार्टी के अंदर हमारे ये डिसीजन जो है, जैसे ही बल्दियात का अनाउंस होगा, ये उसी वक्त अनाउंस कर दी जाएगा लाहौर के लॉर्ड मेयर के लिए। और होपफुली हमाद अजहर साहब के, जो हमें अब पार्टी के अंदर सुनने में आ रहा है, हमाद अजहर साहब का नाम सुनने में आ रहा है। हमाद अजहर साहब यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, क्रिएटिव हैं, और ये सारी चीजों को देखते आप जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं परफॉर्म किया। देखिए, महंगाई यहाँ पे सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं थी, महंगाई का जो एक महंगाई का था, या उवैस भट्टी, आप वजीर आजम इमरान खान के बयान के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। देखिए मैं बिल्कुल मैं खान साहब, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, खान साहब कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं महंगाई है। पेट्रोल के जो रेट्स हैं, आप जो पेट्रोल के रेट्स हैं, डीजल के जो रेट्स हैं, आप दूसरे ममालिक के साथ कंपेयर कर लीजिए, आप देखेंगे पाकिस्तान में कंपैरेटिवली बेहतर रेट्स हैं। और इनसे देखिए, ये डॉलर के साथ होते हैं हमारे। अच्छा। ये जो लिंक्ड हैं, ये डॉलर के प्राइसेस तो के साथ। दूसरे ममालिक के साथ आप मजदूर की तनख्वाह भी कंपेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, अगर यहाँ पे 20,000 21,000 रुपए जो लास्ट बजट के अंदर रखी गई थी, देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं कि जी दूसरे ममालिक के साथ बिल्कुल कंपैरिजन में है, वो भी चीजें आप कंपेयर कीजिए। यहाँ पे वो हालात नहीं है कि आप ये कहेंगे फाका कशी। तो आपको लगता है कि इस वक्त जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है लॉर्ड मेयर लाहौर के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो हमाद अजहर साहब ही हैं? बिल्कुल जो अभी तक बात जो है पार्टी के अंदर, जो प्राइम मिनिस्टर की भी ये ख्वाहिश है कि एक यंग लीडर हो, ये यंग बंदा आए जो कि लाहौर के एक बेहतर तरीके से। देखिए, लाहौर डिप्राइव है। ये मेरे भाई बैठे तो हुए, और पता नहीं अगर शायद काश कि इन्होंने दूध और नहर की यहाँ लाहौर के अंदर नहरें बहा दी होती। लास्ट 5 इयर्स की आप बात कर रहे हैं, इनको तो डीएक्टिव नजर आ रहा है हमारे टेन्योर के अंदर। इनसे ये पूछिए कि मियां शहबाज शरीफ के दौर के अंदर ये पावरलेस हिस्ट्री में इतना कोई पावरलेस नहीं आया। मैं वापस आपके पास आऊंगा। मुबशिर जावेद साहब, आपने अपने लीगल बैटल को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। जो सियासी वर्कर्स हैं वो उसे अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन प्लान बी के तौर पर अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो आप लोगों ने उसके लिए तैयारी करना शुरू की है? मुबशिर जावेद साहब, देखें, आपने खुद फरमाया है कि हमारी तैयारी हर वक्त है, हमारे पास कैंडिडेट्स भी हैं, हमारे पास वोट बैंक भी है। ये चीजें इन लोगों को बतानी है जिनको आप बार बार उस चीज की तरफ ला रहे हैं कि वो एक नाकाम हुकूमत है। और उसके लिए आपने जो जुमला इस्तेमाल किया है
वो है महंगाई। और ये मेरे भाई फिर ये कह रहे हैं कि जी हाँ हमारा मुल्क जो है पेट्रोल सबसे सस्ता है, और आपने खुद ही उसका जवाब दिया कि ये भी देख लें कि मजदूर की जो डेली इनकम है वो कितनी है। अमेरिका के 2 घंटे की जो इनकम है एक लेबर की, वो पाकिस्तान में 1 महीने की सैलरी है। ये आप बांग्लादेश और इंडिया के साथ मुबश्शिर साहब बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जो सिंध के अंदर बल्दियाती एक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्च किया है, और खुर्रम शेर ज़बान ने आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उस पर बहुत तरकीद की। आप चूंकि लॉर्ड मेयर भी हैं, सिंध गवर्नमेंट ने उधर कराची के अंदर पाबंद किया है लोकल गवर्नमेंट्स को कि वो फॉरेन डिग्निटरीज को रिसीव नहीं कर पाएंगे। आप समझते हैं कि क्या ये ह्यूमिलिएशन है? ये जो इस वक्त पीटीआई है ना, ये डुअल सिस्टम पे चल रही है। सिंध में इनको बर्दाश्त नहीं है वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो सिंध हुकूमत ने बनाया है। यहाँ पर जो ये बना रहे हैं ये खुद आर्टिकल 144A की नफी कर रहे हैं। एपेक्स कोर्ट दैट इज टू से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले हैं अभी हुए हैं जिस पे उन्होंने हमें बहाल किया है, ये उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो इनका कोई है नहीं, एक सूबे में ये कुछ कर रहे हैं, दूसरे सूबे में ये कुछ कर वैसे रहे हैं। मुबश्शिर साहब कुछ आप अंदर की इत्ला देना पसंद करेंगे? लोग बड़ी दिलचस्पी से आपकी गुफ्तगू सुनते हैं। नून लीग के अंदर मुशावरत शुरू हुई है लॉर्ड मेयर के नाम के लिए, कोई ऐसा इजलास हुआ है? कुछ नाम ज़ेरे गौर आए हैं? देखें, मुशावरत तो हर वक्त होती रहती है पार्टीज में। पहले इलेक्शन कमीशन को अनाउंस तो करने दें, डेट तो इलेक्शन कमीशन ने देनी है। पहले तो अभी इन्होंने अपने काम पूरा करना है। इन्होंने पहले डीलिमिटेशन करवानी है। आज नोटिफिकेशन निकला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, उन्होंने सारे डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि जो डिमार्केशन आज से 4-6 महीने पहले हुई थी उसको दोबारा रिन्यू करें डिप्टी कमिश्नर विदिन 10 डेज, और उसके बाद जो है वो नक्शे प्रोवाइड करें। वो नक्शे प्रोवाइड करेंगे सारे इलेक्शन कमीशन को। फिर जो कानून के मुताबिक लाहौर में एक लोकल गवर्नमेंट का अफसर होगा, एक डिप्टी कमिश्नर होगा, फिर इलेक्शन कमीशन का एक अफसर होगा। दे विल गो फॉर डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन यानी कि जैसे यूसीसी, इनका नाम इन्होंने नेबरहुड काउंसिल रख दिया है, उनकी सारों की डीलिमिटेशन अकॉर्डिंग टू वोटर लिस्ट होनी है। ये कोई छोटा काम नहीं है, कम से कम 3 महीने तो इसी में ही लग जाने हैं। इन सारी जो चीजें हैं इब्तदाई, इनको मुकम्मल करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास बहुत कैंडिडेट है, वोट हमारा है लाहौर में, इसलिए इनके तो 3 नॉमिनेशन। मुबश्शिर साहब मैं वापस आपके पास आता हूँ। अफजाल तालिब साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा कि क्लेम कर रही है बल्दियाती इंतखाबात करवा लेती है पंजाब के अंदर, हम्माद अजहर साहब लॉर्ड मेयर भी बन जाते हैं, तो उस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट है, जो पंजाब ब्यूरोक्रेसी है, क्या वो इन गवर्नमेंट्स को इख्तियारात ट्रांसफर करेगी, या ये जो लोकल गवर्नमेंट्स होगी ये भी नून लीग के दौरे हुकूमत की तरह अमली तौर पर बे इख्तियार होंगी? अफजाल साहब, मेरा ये ख्याल है कि चूँकि नेचुरली बात है कि चूँकि बल्दियाती एक्ट 2021 में भी ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स आती रहेगी, चूँकि उन्होंने लोकल बॉडी सिस्टम का जो निज़ाम बनाया था वो अजला की सतह पे था। 2 स्टेप पर लोगों के मसाइल हल होने थे, और इसी तरीके से 2 स्टेप पर जो ज़िला में सतह पे तमाम ब्यूरोक्रेसी ने भी वहीं लगना था, तैनात होना था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में हर्डल्स पैदा की। उसके बाद आ गया जो शबाशी साहब ने जो बनाया सिस्टम, उसमें नेचुरली बात है इसमें इतने फलास थे कि वो नाजमीन ही अपने गवर्नमेंट के नायब नाजमीन के एनालिसिस क्या है आपका? पीटीआई की लोकल गवर्नमेंट जो है वो नून लीग की लोकल गवर्नमेंट से बेहतर होगी कि नहीं? अभी कानून के मुताबिक, अभी जो इन्होंने एक्ट पेश किया उसके मुताबिक ये नेचुरली बात है थोड़ा नून लीग से बेहतर है, लेकिन मुशर्रफ के जो बल्दियाती एक्ट से बेहतर नहीं है। तो अभी अच्छा, जिन लोगों का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं होगा, क्या वो इन बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे? वो कैसे ले सकते हैं? अब बात यह कि देखें ना, बल्दियाती इलेक्शन का बेसिकली आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि एक्चुअली जो अगर वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, आज़ाद उम्मीदवार है, वो अवाम को डिलीवर करना चाहता है, तो उससे नॉमिनेशन उसको होनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नया सिस्टम बना है उसमें तो उन्हें पैनल के सिस्टम में आना है। तो अगर वो आपकी मौजूदा पार्टी मैं मुबश्शिर साहब से भी इस पर राय लूंगा, लेकिन उवैस भट्टी, आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है और वो अपने इलाके के लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, उन्हें इन बल्दियाती इंतखाबात में शिरकत की इजाजत होनी चाहिए थी? बिल्कुल ऐसे ही है जी। अगर ये चीजें बिल्कुल होनी चाहिए थी इजाजत उनको। देखिए, लेकिन हमारे पास कोई देखिए हमारे जमाती बुनियाद पे इलेक्शन है,
देखिए हमारे पास कोई ऐसा तो नहीं कि नून लीग या पीटीआई या ये सिर्फ 2 जमातें मौजूद तो नहीं, पीपल्स पार्टी है, कई जमातें मौजूद हैं। मैं ये सवाल उवैस आपसे तहरीके इंसाफ के नुमाइंदे के तौर पर नहीं, एक आम पाकिस्तानी शहरी के तौर पर आपसे जाती हैसियत में कर रहा हूं कि क्या एक आम आदमी जिसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है वो बल्दियाती इंतखाबात में उसे हिस्सा लेने का अहल होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए जी। मुबश्शिर जावेद साहब, आपकी क्या राय है? मैं इससे एग्री करता हूं। मुबश्शिर जावेद साहब, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर ये राइट नहीं देंगे एक आदमी को आजाद कैंडिडेट की हैसियत से, तो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, उसके खिलाफ होगा। और पेशावर में यही हो रहा है मुबश्शिर जावेद साहब, 19 दिसंबर को इंतखाबात है और उन इंतखाबात से पहले 800 जो लोग हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। किस जगह जी? पेशावर में। हाँ, तो ठीक है, वहाँ के रिजल्ट्स देखते हैं बिला मुकाबला कैसे हुए, क्यों हुए। वो उस सूबे की बात है। हम जो है ना वो पंजाब की बात करते हैं। पंजाब का सूबा जो है वो तीनों सूबों को मिला लें तो उनसे भी बड़ा बनता है। यहाँ के डायनामिक्स डिफरेंट है, यहाँ के पॉलिटिक्स केपीके से डिफरेंट है, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर, माहौल और वो सारा डिफरेंट है। अभी आप देखें ना, आपने खुद फरमाया अशरफिया जो है वो ले सकेंगे इसमें हिस्सा, तो महमूद रशीद साहब बेचारे, उनका नाम लिया भी गया तो उन्होंने खुद माजरत भी कर ली, मीडिया में ही हमने तो खबरें ये सुनी है। तो इसलिए इसमें इतने फ्लॉज हैं। अगर आप सेक्शन 71 में जाएं, इसको अभी ये कह रहे हैं ना बड़ा अच्छा है, 71 में सुप्रीम अथॉरिटी लाइज विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। जिस वक्त वो मर्जी चाहे 1 साल से ज्यादा या 1 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये रिलाय ज्यादा नहीं करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर, जब मर्जी चाहेंगे उसको डिसॉल्व करके। और पंजाब का मुबश्शिर जावेद साहब जरा रुकिएगा, अफजाल तालिब साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी अफजाल, मैं चाह रहा हूँ कि मैं कर्नल मुबश्शिर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी चूंकि नचली बात है, गवर्नमेंट सूबाई काबीना ने ये बात जो है मंजूर कर लिया है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो है मशीन के जरिए इलेक्शन होंगे और जो है ओवरसीज भी वोट ये बहुत बड़ा इशू है। आप सर मुझे ये बताएं कि चूंकि अब नेचुरली बात है कि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटर के जरिए मशीन होगी और ओवरसीज को हक है, तो अगर लाहौर में और जो दिग्गज छोटे शहर हैं, इजला हैं, वहाँ जब इलेक्शन होते होंगे तो वहाँ से जो वोट आएगा उसका निवल बदल आपने कैसे कर सकते हैं? जी मुबश्शिर साहब, ये $1 मिलियन सवाल है। ये मेरी यार सुनने, अभी तक तो इलेक्शन कमीशन जिन्होंने किस तरह इलेक्शन होने हैं इस बात को एक्सेप्ट करके हुकूमत को गो अहेड दिया ही नहीं है। जो बातें फिजा में है मैं उसके ऊपर कैसे कमेंट्स कर दूं? ये इलेक्शन कमीशन का प्रोगेटिव है कि वो किस तरह इलेक्शन करवाता है और उन्होंने ही अनाउंस करना है। ये क्यों बातें हो रही हैं? क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के ताबे हो गया? क्या इलेक्शन कमीशन जो है हुकूमत पंजाब की? मुबश्शिर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल तो गवर्नमेंट ने दूर कर लिया है ना। और अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल दूर कर सकती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल भी दूर कर सकती है ना मुबश्शिर साहब। और उन्होंने ये कहा कि जी आप हमें बताएंगे कितनी मशीनें चाहिए। एग्जैक्टली, ये बाहर से आनी है, ये आनी थोड़ी है। तो अगर आ जाती है तो आपकी तैयारी क्या है? जी हाँ, हेलो जी मुबश्शिर साहब, आपने मेरा सवाल सुना? जी, इट इज नॉट वेरी क्लियर। वो बीच मैंने ये पूछा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो गो अहेड है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल है। जो आईनी हर्डल था वो तो गवर्नमेंट ने दूर कर लिया, तो अगर आईनी हर्डल दूर हो सकता है तो इंतजामी हर्डल भी दूर हो सकता है। और जैसा कि अफजाल साहब कह रहे हैं कि मशीनें बाहर से आनी है, आप लाहौर में कंपेयर करेंगे और टोरंटो और बर्मिंघम के वोट्स के ऊपर लाहौर की मकामी पॉलिटिक्स का फैसला होगा। क्या ये आपके लिए काबिल कबूल होगा मुबश्शिर साहब? ये हवा में बातें करने वाली बातें, इसका मतलब है कि आपने इलेक्शन कमीशन जो है उसको एक बटेरा समझ लिया है जो आपने गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया और वो एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको कंट्रोल करेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत के ताबे नहीं है? जब तक उनका फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक वी शुड नॉट टॉक इन एयर। इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। हमारे प्रोग्राम जो है ये इंटरनेशनली सुने जाते हैं। तो ये जो इस तरह के ऐलानात है मुबश्शिर साहब, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप समझते हैं प्रेशर बिल्डअप करने के लिए हैं? बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है जो कि एथिक्स के खिलाफ है, कानूनी तौर पर खिलाफ है। जो इलेक्शन कमीशन के कवानीन हैं 2017 के उनके खिलाफ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। अवैस भट्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एहतराम करती है?
बिल्कुल करती है। अच्छा, आजम सवाती और फवाद चौधरी के बयानात और उनकी माफ़ी भी आपको याद होगी। मुझे ये बताइएगा कि 19 दिसंबर को पेशावर के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, उनसे पहले मकामी इलेक्शन कमिश्नर ने ख़त लिखा वज़ीर आज़म को कि बराह मेहरबानी आप पेशावर तशरीफ़ ना लाएं और किसी स्कीम का ऐलान तो बिल्कुल ही ना करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन के उस ख़त की धज्जियाँ उड़ाते हुए उसी दिन वज़ीर आज़म साहब पेशावर पहुँचे और पाकिस्तान इनिशिएटिव कार्ड लॉन्च किया। ये एहतराम करते हैं आप लोग इलेक्शन कमीशन का ओवैस? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने खत का, मुझे इस खत का नहीं आइडिया कि कोई ऐसा खत लिखा गया। जी, ऐसा खत लिखा गया, ऐसा खत लिखा गया ओवैस साहब, नोटिस जारी हो गया, नॉलेज में ऐसी बात नहीं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को आप ऐसा नहीं है कि एक इदारा इस तरह रोक सकता है कि किस कहीं जाने से, ये हमेशा होता आया है। देखिए, उनका पूरे पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान के, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। और देखिए, हम लोग जैसे ये नहीं कि एक जगह पे वो एक, फिर इलेक्शन कमीशन को माफी मांगनी चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर से कि उन्होंने गलत खत लिखा। सॉरी, इलेक्शन कमीशन को माफी मांगनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर से कि उन्होंने गलत खत लिखा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक बिल्कुल आजाद इदारा है और और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी उनके होते हैं हम उनको मानते हैं। देखिए, अभी लाहौर का इलेक्शन हुआ, इससे पहले डस्का के इलेक्शन हुआ या वजीराबाद के इलेक्शन हुआ, सारे एमएनएस एमपीएस को हमारे थे, वो कोई ऐसा एमएनए एमपीए नहीं था जो वहां पे जाके कैंपेन करता रहा हो, बल्कि ये हर इलेक्शन के अंदर होता है कि आप इन चीजों को रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैस भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अफजाल तालिब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो बल्दियाती सेटअप है उसकी कॉन्टीन्यूटी होगी और अवाम के मसाइल उनके डोर स्टेप पर हल होंगे। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में मुझे बात करनी है जौहर टाउन लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक बदबख्त बेटे ने जायदाद के लालच में अपने बाप को कत्ल कर दिया। और इस लर्ज़ाखेज़ वारदात के अंदर उस मुलज़िम के साथ उसका जो दोस्त था और कज़न था वो भी शामिल थे। इस सारे वाक़े के क्या मुहर्रिकात थे, अब तक इस वाक़े में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में क्या पेशरफ्त हुई, इस पर बात करने के लिए मोहतरम अली मिर्ज़ा ने मुझे ज्वाइन किया है। सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है लाहौर रंग के। अली, बताइएगा ज़रा इस वाक़े के बारे में। वैसे आपने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये बदबख्त जो बच्चा था, वैसे आम रूटीन में हम कहते हैं कि जी खून सफ़ेद हो गए हैं। वैसे ये मामला बहुत छोटे अल्फाज हैं। ये बदबख्त बेशरम इंसान, पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात में ये बताया कि जायदाद की लालच थी। मेंटली तौर पर ये बच्चा डिस्टर्ब था। इसकी उम्र कितनी थी? इसकी 16 साल उम्र थी। अच्छा। और ये मेंटली तौर पर 16 साल की उम्र में तो इतना जायदाद वगैरह का ध्यान नहीं होता। नहीं अवैस, इसमें हम लोगों का कसूर है, हमारे माशरे का कसूर है। वालिदैन जो हैं वो प्रॉपर्टी बनाते हैं। अब ये एक वाहिद इकलौता बच्चा था, कसूरवार है, इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। बदबख्त इंसान है कि अपने ही बाप को जो है, जिसने सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी कर कर कैसे कत्ल किया। अवैस ये बड़ी अजीबो गरीब सी दास्तान है कि ये अपने कज़न उमैर और अपना दोस्त अब्दुल रहमान के साथ प्लान बनाता रहा। बाहर एक जगह पर दुकान पर गए, बिरयानी ली, बिरयानी के अंदर नींद की गोलियां मिलाई, नींद की गोलियां मिलाकर अपने वालिद को खिलाई। शुरू की अगर बात बताऊं कि सुबह सवेरे उठकर इसने अपनी वालदा, जिसका नाम नाजिया है, अपनी वालदा को मजंग के इलाके में अपनी वालदा के घर यानी नानी के घर जो है इसने ड्रॉप किया। मोटरसाइकिल पर ड्रॉप करने के बाद फौरी तौर पर जो है, अमूमन इसकी वालदा का जब उन्होंने पुलिस को बयान दिया कि अपनी नानी के घर रुकता था, वहाँ पर अंदरून लाहौर है, कुछ चने शने इस तरह की चीज़ें खाने का शौकीन ये बच्चा था। लेकिन उस टाइम जब वो भागा वापस कि वालदा से इसने कहा कि मुझे 500 रुपया दे दें, वालदा ने झाड़ झूठ दिया कि मेरे पास 500 रुपया नहीं है। 200 रुपया इसकी वालदा ने, नाजिया जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको देकर घर वापस ये बच्चा जो है मोटरसाइकिल पर आया। इसने अपने कज़न उमैर को पकड़ा। प्लानिंग काफ़ी दिनों से चल रही थी। इसने बाकायदा बताया, अब्दुल रहमान इसका दोस्त है, उन्होंने बताया कि नींद की गोलियां फला मेडिकल स्टोर से मिलेंगी। वहाँ से इन्होंने नींद की गोलियों का एक पत्ता लिया, उस बिरयानी में पीसा, बाहर उसी बिरयानी वाले की दुकान पर। घर आया, वालिद को बड़े अच्छे से मूड में जो है इसने बच्चे ने बिरयानी खिलाई। उसके बाद हथकड़ी, यकीन माने ये वाकया बताते हुए मैं टीवी चैनल्स पर बाकायदा दिखा रहा हूँ, मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए। अफसोस हो रहा है कि किसी औलाद की अपने वालिद के खिलाफ जो है ये कार्रवाई बताते हुए हमें भी तकलीफ हो रही है। शर्मनाक वाकया है। हथकड़ी अपने वालिद को इसने लगाई, कहाँ से अरेंज की ये पुलिस को इसने बताया। हथकड़ी लगाने के बाद हथौड़े का वार जो है इस बच्चे ने अपने कज़न के साथ मिलकर किया और इसके साथ जो इसका दोस्त अब्दुल रहमान सर पर एग्जैक्टली, लेकिन वो सर पर नहीं लगा।
वो इसका वालिद इससे ज़्यादा ताकत में था, कमर में लगा, स्पाइनल कॉर्ड में लगा, वो गिर गया, उसके बाद काबू नहीं आ सका। वो हथकड़ी के साथ लगाने के साथ भी बेहोश नहीं हुए थे वो? नहीं, एग्जैक्टली नहीं हुआ। मैंने बताया ना, सर पर वार नहीं हो सका, कमर पर स्पाइनल कॉर्ड के पास जो है वार हुआ, जिसकी वजह से वो गिर गया, तड़पता रहा। लेकिन जोर इसके वालिद में ज़्यादा था। 16 साल इस बच्चे की उम्र थी। साथ जो इसका दूसरा कज़न है उमैर, उसकी भी लगभग 15 से 16 साल उम्र थी। जो इसका साथ का साथी था अब्दुर्रहमान, दोस्त जो मशवरे में था, वो साथ डर के मारे बैठ गया। तब तक इन तीनों साइको पेशेंट्स में करार दूंगा इनको, इन तीनों साइको पेशेंट्स में से वो बच्चा जो है वो साइड पर अब्दुर्रहमान कुर्सी पर बैठा रहा कि ये काम गलत हो रहा है। जब हथौड़ा मार दिया, गुजारा नहीं हुआ, तो किचन से छुरियां लाकर इस बदबख्त ने जो है अपने वालिद पर वार किया। छुरियों का वार करने के बाद खून निकला, तड़पा, फिर भी काबू नहीं आया। वैसे वो इतनी सख्त जान था जिसका नाम आबिद है, जो वालिद था इस बच्चे का। इस बदबख्त, इस जालिम बच्चे ने अपने वालिद को उसी हथकड़ी के साथ करंट लगाकर शॉर्ट सर्किट के बाइस जो है इसको जो है वो जिंदगी का, अपने बाप की जो है इस बदबख्त ने जो है वो गिरफ्तार किया गया। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, इसमें बड़ी अहम पेशरफ्त आई है। इस बच्चे ने, मैं इसका नाम जो है वो शाज़िम है, शाज़िम आबिद के नाम से जो है ये पहचाना जाता था दुनिया में। इस बच्चे ने बाकायदा तौर पर कत्ल करने के बाद जो है हवा से आख्ता हो गए कि हम एक, जिस तरह फिल्में देखते हैं ना वैसे ये वो क्रेविटी है। उसके बाद इसने 15 पर कॉल की कि जी मेरे घर में आए हो, अपनी वालदा को छोड़ने के बाद घर आए हो तो मेरे वालिद को किसी ने जान से मार दिया है। आपको यहाँ पर, मैं पुलिस का कोई तर्जुमान नहीं हूँ, SSP ऑपरेशन, जब ये कॉल चली खुद जोहर टाउन वफाकी कॉलोनी जय वकूए पे गए, वहाँ पर जाकर दौरा किया और उसके बाद कोई टीमें पुलिस ने तश्कील नहीं दी। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बताऊंगा, जहां पर पुलिस का काम खराब करती है वहां पर भी बताता हूं, जहां अच्छा काम करती है वहां पर भी बताता हूं। SSP ऑपरेशन मुस्तनसर फिरोज ने जय वकूए का दौरा किया, इस बच्चे को देखा। इस बच्चे को देखने के बाद SP सदर हफीजुर रहमान बुख्ती को बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शन दी कि इस कॉलर को जो है इन्वेस्टिगेट करो। हफीजुर रहमान बुख्ती SP सदर हैं, उन्होंने अपने तरीके से जो है इसको बाकायदा तौर पर इंटेरोगेशन रूम में जाकर जो है इससे इन्वेस्टिगेशन की। थोड़ा सा दाबा शाबा जो पुलिस का रूटीन मैटर है वो थोड़ा सा इस्तेमाल किया, खास तौर पर जो है वो स्पेशलिटी होती है पुलिस की, वो काम आ गया, पकड़े गए हैं। हाँ, वो आ गए, उन्होंने बाकायदा एतराफ़ किया। एतराफ़ करने के बाद जब थैंक यू वेरी मच अली मिर्ज़ा। मुझे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन हमेशा की तरह एक इंतहाई खूबसूरत किताब का आपसे तारुफ करवाना है और वो है मिर्ज़ा अतर बेग की गुलाम बाग। मिर्ज़ा अतर बेग ने ये किताब 2006 में पब्लिश की और इसे उर्दू अदब के अजीम नावलों में शुमार किया जाता है, क्योंकि इसका जो प्लॉट है वो एक मखसूस समाई के अंदर नहीं गुजरता। इस नावल का एक बहुत अहम कैरेक्टर है जिसका नाम है कबीर मेहदी। वो ये कहता है कि वक्त एक वहमा है और इस प्लॉट के अंदर, इस नावल के अंदर जितने भी किरदार हैं वो अपने अंदर एक फ़लसफ़ी हैं। उनके जो मुकालमे हैं वो इस हद तक शानदार है। एक बहुत टाइट निटिंग नहीं है प्लॉट की, लेकिन कारी अपनी दिलचस्पी उस किताब से आखिरी सफ़े तक उठाने में नाकाम रहता है। मिर्ज़ा अतर बेग ने सिर्फ यही नावल नहीं लिखा, गुलाम बाग, उसके बाद जो उनका नावल आया था हसन की सूरत हाल खाली जगह पुर करे, उसने भी कामयाबी के झंडे गाड़े। मैं आप सबको दावत देता हूं कि मिर्ज़ा अतर बेग जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट से रिटायर हुए, पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए मुतातिद ड्रामे भी लिखे, उनके इस नावल का मुताला ज़रूर करें और उर्दू अदब की चाशनी से महसूस हों। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।